इंडियाज क्रिमिनल हंट शो में मैं रमा दीक्षित हमेशा आपको ऐसे क्रिमिनल्स के बारे में बताती आई हूँ जिनके अपराधों ने सबको चौंका दिया था। अब चाहे ये अपराधी वो हो जिसने 5 mm मोटे और 7 इंच लंबे तार से 237 कारों के ताले तोड़ दिए, और वो क्रिमिनल भी आपको याद होगा जिसने 900 मीटर लंबी सुरंग खोदकर एक बैंक लूट लिया था, और वो क्रिमिनल भी कम नहीं था जिसको लूडो किंग कहते थे। और आज हम हमारे शो पे एक ऐसे ही क्रिमिनल की कहानी सुनाएंगे जिसने सारे देश को हिला के रख दिया था। नमस्कार, मैं रेणुका शाने क्राइम पेट्रोल सतर्क में आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारे किसी पसंदीदा टीवी शो का जब फर्स्ट सेगमेंट मिस हो जाए तो हमें उसका रिकैप देखने की बड़ी दिलचस्पी होती है कि पहले क्या हुआ था, तभी आगे देखने की दिलचस्पी कायम रहती है। पर हमारी असल जिंदगी भी एक कहानी ही है जिसका अतीत हम जरूर जानते हैं, लेकिन अंत क्या होगा हमें नहीं पता होता। लेकिन फिर भी हम अपनी योजनाओं के नए नए प्लॉट गढ़ते हैं, ऐसे ब्रेक पॉइंट्स पड़ाव निर्धारित करते हैं और फिर सोचते हैं इसका क्लाइमैक्स एक हैप्पी एंडिंग से भरपूर होना चाहिए। ये कहानी हर घर की है, हर वर्ग की है, सपने और संघर्ष के हर उस ट्विस्ट और टर्न की है जो कभी हमें हंसा देता है, कभी हमें रुला देता है। लेकिन फिर भी हर जिंदगी का एक अलग काल चक्र होता है, एक अलग पृष्ठभूमि होती है, और इस केस की पृष्ठभूमि काल को भी चुनौती देने वाली थी। ये तो कुणाल जी है ना, ये यहाँ पोछा लगा रहे हैं। अरे हाँ, ये तो रोज मंदिर आके पोछा लगाते हैं, तभी तो इन पर लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है। इतनी बड़ी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट, इतनी बड़ी कोठी और इतने रईस होने के बाद भी इनमें जरा भी घमंड नहीं। इनके तो बच्चे भी काफी होनहार हैं। भाई ऊपर है। वेल प्लेड समर्थ, वेल प्लेड। थैंक यू सर। तुमने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। यू आर सेलेक्टेड इन माई क्रिकेट टीम। थैंक यू सर। देखो, ग्राउंड में तो मैंने तुम्हारी स्किल देख ली, लेकिन ग्राउंड के बाद जब भी तुम्हें मौका मिले ना अपनी स्किल दिखाने का, तो मौका मत छोड़ना। यस सर। क्या हुआ समर्थ? सर मैं वॉशरूम जाके आता हूँ, ठीक है? हाँ। देख दीप्ति, वन थिंग इज क्लियर, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। सो इट्स बेटर कि तू मेरे रास्ते में ना आए। रास्ता नहीं, सीढ़ी। वो सिर्फ मेरे करियर की सीढ़ी है। मैं उस पे बस एक बार चढ़ जाऊँ ना, तो फिर मयान लेके डांस करना आई डोंट माइंड, यू नो। देख, तू मुझसे पंगा मत ले, समझी ना? वरना क्या कर लेगी तू मेरा? चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, आओ। कोच का फेवरेट बनेगा, मेरी जगह लेगा। साले एक से एक गुंडे मेरे दोस्त हैं। ऐसा हाल करूंगा ना, पानी भी नहीं मांगेगा। अरे आप मंदिर से घर नहीं आए, नाश्ता कब से तैयार है? रोशनी, वो आज एकादशी है ना, तो मैं सीधा मंदिर से ऑफिस निकल गया। एकादशी आज नहीं, कल है। कल भी है और आज भी, और दोनों ही दिन मेरा उपवास रहेगा। अरे इतने दिन उपवास रखोगे तो आपकी सेहत पर असर आएगा ना। अच्छा चलो, अभी देर हो रही है, मुझे ऑफिस निकलना है। बाय। ठीक है।
क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों दिख रही है? माँ नर्वसनेस तो है, लेकिन एक्साइटेड भी हूँ। आपकी बेटी स्टार जो बनने वाली है। अच्छा, हाँ माँ, आपको पता है मुझे ना एक एल्बम में रोल मिला है, तो उसी के शूट के लिए कॉल आने वाला है। माँ मुझे ना आउट ऑफ टाउन जाना होगा, तो प्लीज पापा को कन्विंस कर लेना आप। कोई जरूरत नहीं है। और मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था ना, ये मॉडलिंग वॉडलिंग नहीं चलेगी। पापा आप समर को क्रिकेटर बना सकते हो, तुम मुझे मॉडलिंग क्यों नहीं करने देते? जब देखो तुम मेरे साथ सौतेला वाला बिहेव करते रहते हो। लेकिन मैं रुकूंगी नहीं, आप देखना, मैं शूट पे जरूर जाऊंगी। देखा, तुम्हारी वजह से बढ़ावा मिला है उसे। कैसे बात कर रही है मुझसे वो। अरे पर मैं दीप्ति 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 अरे क्या हुआ समर? हाँ समर, क्या हुआ तुझे? बैठ। बैठ बैठ। क्या कैसे हुआ? लगी? हाँ बेटा, ये सब चोट कैसे लगी है? बोल। हाँ ये सब कहाँ से? सर मैंने ही आपको कॉल किया था। सर मेरी स्टूडेंट दीप्ति और उसकी फैमिली यहीं पर रहती थी, लेकिन दीप्ति पिछले 1 महीने से कॉलेज नहीं आ रही थी, तो मैंने उसका मालूम करने के लिए यहाँ पर आया। लेकिन सर मुझे यहाँ पर कुछ अजीब सा लग रहा है। मेन गेट खुला था और पुराने कुछ पेपर्स बिखरे हुए थे। सर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक, हम देखते हैं। हाँ सर एक यहाँ पे भी है। इतना बड़ा कांड हुआ इस घर में और पूरा। सर घर में टोटल 5 लाशें हैं। एक लाश ग्राउंड फ्लोर के बेडरूम में, एक लिविंग रूम में, एक किचन में और 2 फर्स्ट फ्लोर पे। घर में 5 कत्ल हुए। सिर्फ कत्ल ही नहीं हुए, लोगों को बुरी तरह से जलाया गया। पूरे घर को अच्छे से चेक करो, एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। ओके सर। बात पड़ोसी से बात करते हैं। दीप्ति जिस कॉलेज में पढ़ती थी मैं उसमें टीचर हूँ। उसका छोटा भाई सीसीपी के स्कूल में पढ़ता था। इस घर में दीप्ति के अलावा उसकी दादी और उसके माता पिता रहते थे। घर के अंदर 5 लाशें मिली हुई हैं जो बुरी तरह से जली हुई हैं। आप लोगों में से किसी ने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं? नहीं सर, ये घर हमारे मोहल्ले से काफी दूर है, तो हमें कोई आइडिया नहीं है क्या हुआ। दीप्ति के पेरेंट्स क्या करते थे? सर दीप्ति के पिता कुणाल जी एक बड़ी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट थे। उनकी वाइफ हाउसवाइफ थी और उनकी माँ ने तो कुछ महीने पहले ही मौन व्रत धारण किया था। उनकी माँ तो हमेशा भगवान के नाम जपती रहती थी सर। हत्यारे की भी आत्मा होती है, उसके रंग ढंग, उसकी भी आदतें होती हैं, जिसे समझना। सर देख के तो ऐसे लग रहा है कि घर में लूटपाट की गई है। अजीब बात यह है कि घर में कहीं भी किसी भी मेंबर का फोटो नहीं है और एल्बम से फोटो भी गायब है। अगर ये सारे कत्ल लूट के इरादे से किए गए हैं तो सवाल ये है कि एल्बम से फोटो किसने गायब किया। और दूसरी बात, मारने के बाद लाशों को इतनी बुरी तरह से जलाया क्यों गया? 5 कत्ल हुए हैं और मरने वालों की फोटो गायब है। कुछ तो अजीब हुआ इसका। दुनिया में कई लोग मर के भी अमर हो जाते हैं। उनकी यादें और विचार ही नहीं
उनकी तस्वीरें और मूर्तियां भी प्रदर्शनियों की शान बन जाती हैं। लेकिन ये कातिल कौन था जिसने मरने वालों का अस्तित्व ही नहीं, उनके स्मृति चिन्ह भी गायब कर दिए थे? ये कातिल की सनक थी या कोई योजना जिसने मरने वालों के फोटोज भी गायब कर दिए? और मीडिया ने पुलिस पर इतना प्रेशर डाल दिया कि वो अंधेरे में तीर छोड़ने लगी। इलाके के कई लुटेरे गिरोह और हिस्ट्री शीटर से सलाखें भरने लगी। पुलिस की लाठियां गरजती रही। टीवी की खबरों और अखबारों की सुर्खियों ने इस केस को एक ऐसा फिल्मी ट्रेलर और टीजर बना दिया कि मानो लगने लगा ये दशक का सबसे बड़ा केस था। जी सर, आई नो सर कि जुर्म बहुत संगीन है। सर हम कातिलों को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं एंड आई अश्योर यू कातिल जो भी है बहुत जल्द सलाखों के पीछे होगा। ओके सर, जय। एसपी सर ने 2 हफ्ते का वक्त दिया और इन 14 दिनों के अंदर अंदर हमें शर्मा फैमिली के कातिलों को ढूंढकर सलाखों के पीछे डालना है। हम यहाँ कातिलों को ढूंढ रहे हैं सर, लेकिन मीडिया ने इस केस को मास सुसाइड का रंग दे दिया। उनके आर्टिकल के मुताबिक शर्मा फैमिली एक धार्मिक फैमिली थी और किसी अंधविश्वास के चलते इन सबने मिलकर आत्महत्या कर ली। और तो और सर, मीडिया इस केस को हैदराबाद वाली फैमिली के केस से भी जोड़ रही है। इट्स ऑल रबिश। अगर ये सुसाइड है तो सुसाइड करने के बाद कोई खुद को कैसे जला सकता है? फिर भी पता करो, क्या शर्मा फैमिली किसी बाबा या तांत्रिक वांत्रिक के चक्कर में थी? यस सर। कुणाल किस ऑफिस में काम करता था, कुछ पता चला? जी सर, विश्वा कंस्ट्रक्शन। कुणाल के ऑफिस, दीप्ति के कॉलेज और स्मर्थ के स्कूल, सब जगह पता करो और इनके रिश्तेदारों से मिलो। अभी तक इन 5 विक्टिम में से हमारे पास किसी की तस्वीर तक नहीं। गाइस लग जाओ, लेट्स क्रैक दिस केस। यस सर। इतना चुप चुप क्यों है? ऐसा लग रहा है डेट पे नहीं ध्यान शिविर में आए। बिंती, मुझे इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने में डर लग रहा है। तुम्हें पता है तुमने 60 साल में शादी क्यों नहीं की? क्योंकि तुम अपने हर अफेयर से ऐसे दूर भागते रहे। लेकिन मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। बिंती, तुम्हारी मेरी उम्र भी तो देखो। अरे ये तो अच्छी बात है ना कि तुम्हें इतनी जवान बीवी मिल रही है। इतनी प्रॉपर्टी, इतना जायदाद, मुझसे बेहतर कौन संभाल सकता है? हाँ ऐसे क्या देख रहे हैं जैसे कि मैं आपको चीट करके भागने वाली हूँ। हाँ सर, कुणाल शर्मा हमारी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट थे। मुझे बहुत बुरा लगा जब पता चला कि वो और उनकी फैमिली। कौन होगा जिसने कुणाल और उसकी फैमिली के साथ ऐसा किया? हमें कोई झगड़ा या ऑफिस में कोई बिजनेस राइवलरी? नहीं सर, इनफैक्ट उन्होंने तो 3 महीने पहले से ही ऑफिस आना बंद कर दिया था। क्यों? सर करीब 3 महीने पहले एक आदमी ऑफिस आया था। उसका कुणाल सर के साथ बहुत बुरा झगड़ा हुआ था। बहुत हो गया तेरा, आज तुझे तेरे स्टाफ के सामने जलील करूंगा। सतीश, समझ में आएगा तेरे को? चल सतीश, निकल। क्या कर रहे हो तुम? अरे हटाओ से। इशू क्या? कुणाल ने कोई भी पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? सर उन्होंने कुछ बताया नहीं। उसके बाद वो कभी ऑफिस नहीं आया। लेकिन करीब 1 हफ्ते बाद वो आदमी फिर ऑफिस आया था और ऑफिस के रिकॉर्ड से कुणाल सर के घर का पता मालूम करना चाहता था, लेकिन हमने उसे एंटरटेन नहीं किया सर। अच्छा, आपके ऑफिस के रिकॉर्ड में कुणाल की कोई तस्वीर होगी? हाँ सर, उनकी जॉइनिंग टाइम की कोई फोटो जरूर रिकॉर्ड में होगी। मुझे वो तस्वीर चाहिए। और वो जो 3 महीने पहले आदमी आया था कुणाल से झगड़ा करने, आप उसका स्केच बनवा सकते हैं? सर, कॉलेज रिकॉर्ड्स में दीप्ति का यही फोटो है। दीप्ति और उसकी फैमिली का किसी से कोई झगड़ा हुआ था? सर इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन एक बात है सर, जब दीप्ति कॉलेज नहीं आ रही थी तो मैंने उसकी फ्रेंड नताशा से इस बारे में पूछा था, तो उसने कहा कि शायद दीप्ति और उसके परिवार वाले कहीं घूमने गए होंगे, इसलिए दीप्ति कॉलेज नहीं आ रही। लेकिन उन सबका तो मर्डर हुआ है, तो फिर नताशा ने ऐसा क्यों कहा कि वो लोग घूमने गए? सर मुझे भी बहुत अजीब लगा था। वैसे दोनों की आपस में बनती रही थी। कुछ दिन पहले क्लासरूम में दोनों का झगड़ा भी हुआ था। तो कहाँ थी तू? नहीं, मैं तो यही थी। तू मेरे पापा के कान भर के मेरा पत्ता साफ करना चाहती है? कुछ भी नहीं। इस झगड़े की वजह क्या थी? ये तो मुझे नहीं मालूम सर, लेकिन हाँ, दीप्ति और नताशा दोनों पढ़ाई के साथ साथ मॉडलिंग में भी अपना किस्मत आजमा रही थी, और दीप्ति के पिताजी को दीप्ति का मॉडलिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं था। सर समर्थ हमारी स्कूल टीम का सबसे अच्छा बैट्समैन था, हमारी स्कूल टीम का कैप्टन भी सिलेक्ट हुआ था। लेकिन समर्थ ने स्कूल टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया।
आपकी टीम का कैप्टन एब्सेंट था और आपने और आपके स्कूल ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि सर एक्चुअली समर्थ ने कुछ टाइम पहले ही अपनी सिक लीव ली थी। क्यों, क्या हुआ था उसको? सर शायद उसे फीवर था, इसलिए आखिर में हमारा स्क्वाड भी चेंज करना पड़ा। सर, मेरे और दीप्ति के बीच में झगड़े होते रहते थे, लेकिन हम फिर भी अच्छे दोस्त थे और दोस्तों में तो ये सब होता रहता है ना। लेकिन जब दीप्ति लगातार कॉलेज नहीं आ रही थी तो तुमने अपने टीचर से ऐसा क्यों बोला कि दीप्ति और उसकी फैमिली कहीं बाहर घूमने के लिए गए, जबकि ये तो पता ही होगा ना तुम्हें कि उन सबकी लाशें मिली उनके घर में। सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि वो लोग घूमने गए थे। तो तुम्हारे टीचर हमसे झूठ क्यों बोलेंगे? तुम्हारे टीचर ने हमसे यही कहा है कि तुमने ऐसा ही कहा उन्हें। नताशा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमसे झूठ बोल रही हो? सर, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ और मुझे नहीं पता कि संदीप सर आपसे झूठ क्यों बोल रहे हैं। और नताशा कह रही है कि संदीप ने उस पर जानबूझकर शक जताया था। सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि नताशा भी हमसे कुछ छुपा रही है, क्योंकि मैंने बाकी स्टूडेंट से बात की। उनके बयान से ऐसा लग रहा है कि दीप्ति और नताशा एक ही लड़के से प्यार करती हैं। लव ट्रायंगल? मे बी सर, बट वो लड़का कौन है ये पता नहीं चल रहा है। तो पता करो, क्योंकि प्यार मोहब्बत के चक्कर बड़े बड़े गुनाहों को जन्म देते हैं। हो सकता है शर्मा फैमिली का कत्ल भी इसी वजह से हो, और नताशा और संदीप दोनों पर नजर रखो। हाँ सिंह। सर ये उस आदमी का केस जिसने 3 महीने पहले कुणाल के साथ मारपीट की थी, और सर ये पूरी फैमिली मेंबर्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। ठीक है मनीष सर, लुक एट दिस रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शर्मा फैमिली के सभी मेंबर्स का कत्ल लाश मिलने के 1 महीने पहले हो चुका था। इसका मतलब सर उस घर में 1 महीने से लाशें पड़ी हुई थी और किसी को कुछ पता नहीं चला, यहाँ तक कि नेबर्स को भी नहीं। उनको भी तब पता चला कि जब दीप्ति के टीचर ने वहां पे आके इन्फॉर्म किया। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि नेबर्स भी हमसे कुछ छुपा रहे हैं? मुमकिन है, क्योंकि यहाँ मर्डर्स नहीं है, सबको शूट किया गया, पूरी तरह से जलाया गया। अब इतना तो साफ है, ये मास सुसाइड तो नहीं है, और ना ही इन मौतों की वजह कोई अंधविश्वास है। These are all murders, brutal murders। इस फैमिली का किसी तांत्रिक बाबा से भी कोई कनेक्शन नहीं मिला है। ऐसा कौन हो सकता है सर, जिसने इन सबको इतनी बुरी तरह से जला के मार दिया, इनके फोटो तक वहां से गायब कर दिए? कातिल जो भी उसे ढूंढना तो है, और हम ढूंढेंगे उसे। उसकी आंखों के दोनों किनारों से नाक की चोंच तक करीब 43 डिग्री का एंगल है, लेकिन वेट लूज या गेन करने के बाद ये एंगल 43 से 41 डिग्री तक कम हो सकता है। नाक की लंबाई 13 सेंटीमीटर ही रहेगी, लेकिन ऊपर का होठ नीचे के होठ से 10% कम मोटा होगा। अगर आपको मुझसे शादी नहीं करनी थी तो मेरे करीब क्यों आए? मैंने अपना सब कुछ सौंप दिया और आप है कि शादी करने से मना कर रहे हैं। इनकी देख, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ। बात ये है कि कौन है? शर्म नहीं आती तुझे? प्लीज मैं मत कर बिल्कुल। मेरी बेटी को फंसाएगा तू? कुणाल, दीप्ति और समर्थ के अलावा समर्थ की माँ की फोटो समर्थ के स्कूल से मिली है, लेकिन कुणाल की माँ उमा की फोटो कहीं से भी नहीं मिल रही है। उनकी तस्वीर कहां से मिल सकती है? कुणाल का वो मकान पुश्तैनी मकान है, तो रजिस्टर ऑफिस में कांटेक्ट करो। हो सकता है प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड पेपर में उनकी तस्वीर मिल जाए। और रोशनी के एक मायके के बारे में कुछ पता चला? सर, आस पड़ोस की 2 औरतों ने रोशनी के मायके के बारे में 2 अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं। रोशनी दीदी शायद आगरा की रहने वाली थी, लेकिन आगरा में कहाँ की ये नहीं मालूम। लेकिन रोशनी दीदी आगरा की कैसे हो सकती है? उन्होंने तो मुझे बोला था कि वो कानपुर की रहने वाली है। लेकिन रोशनी ने पड़ोसियों को 2 अलग अलग मायके के बारे में क्यों बताया होगा? सर, समर्थ के स्कूल से पता चला है कि उसने सिक लीव ली थी, लेकिन मैंने शर्मा फैमिली के डॉक्टर से बात की तो उसने बताया कि उसे बुखार नहीं हुआ था, बल्कि वो सोडोमी का शिकार हुआ था। What? और ये किसने किया था? सर, फैमिली ने तो डॉक्टर को कुछ नहीं बताया था। जाहिर सी बात है, ये घिनौनी हरकत समर्थ के फ्रेंड सर्कल या स्कूल में से किसी ने की होगी। एक एक से ठीक से पूछताछ करो। सर,
घर जाओ, कहीं तुम्हारे पापा को फिर से मालूम पड़ गया तो वो। मैं उनसे डरती नहीं हूँ और आपको भी डरना नहीं चाहिए। एक काम कीजिए, उठिए, पुलिस स्टेशन चलते हैं, उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करेंगे। उठिए। क्या? मैं तुम्हारी मुसीबतें नहीं बढ़ाना चाहता। ये मुसीबतें तब तक खत्म नहीं होंगी जब तक हम शादी नहीं कर लेते। शादी? इतना सब कुछ होने के बाद भी? हाँ, मैं आप ही से शादी करूंगी, वरना वरना मरना मंजूर है मुझे। मैं सुसाइड कर लूंगी, शादी मैं आप ही से करूंगी। हाँ। क्या बात है? क्या पूछना चाहते हैं आप मेरे बेटे से? प्लीज हमें बच्चे से बात करने दीजिए। रोहन, हमें पता चला कि तुमने समर्थ के खिलाफ कंप्लेंट करवाई थी कि उसने हॉकी मार के तुम्हारी टांग तोड़ दी थी। हाँ सर, उसने मेरी टांग तोड़ी थी ताकि मैं इंजर्ड हो जाऊं और वो मेरी जगह टीम का कैप्टन बन जाए। और फिर तुमने उसके साथ में क्या किया कि वो स्कूल के टूर्नामेंट में खेल ही नहीं पाया? सर मैंने कुछ भी नहीं किया। समर्थ सोडोमी का शिकार हुआ है। अगर हमें पता चला कि तुमने उसके साथ में ये क्या बोल रहे हो आप? मेरा बेटा ऐसा नहीं है। सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं करा समर्थ के साथ। सर मैंने रोशनी के मायके का पता करने की कोशिश की थी। मैंने रोशनी की डिटेल्स कानपुर और आगरा पुलिस से शेयर की थी, तो आगरा के कांस्टेबल ने रोशनी को तुरंत आइडेंटिफाई किया। उसने बताया कि रोशनी पहले आगरा के एक नामी बिजनेसमैन विशाल की बीवी हुआ करती थी। और या सर, तकरीबन 14 साल पहले रोशनी ने विशाल के ऊपर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था। दोनों में डिवोर्स हो गया और उसके बाद रोशनी ने कुणाल से शादी कर ली। रोशनी और विशाल का डिवोर्स हुआ 14 साल पहले और स्कूल रिकॉर्ड्स के मुताबिक दीप्ति की उम्र है 16 से 17 साल। मतलब दीप्ति कुणाल और रोशनी की बेटी तो नहीं? राइट सर, दीप्ति विशाल की बेटी थी और ये कुणाल विशाल का बिजनेस पार्टनर भी हुआ करता था। और चौंकाने वाली बात यह सर कि आगरा पुलिस का कहना है कि कुणाल विशाल के बिजनेस के साथ साथ उसकी बीवी और उसकी बेटी को भी भगा ले गया। इस लिहाज से तो विशाल का स्ट्रॉन्ग मोटिव है सर। तुम कह रहे हो कि 14 साल बाद इस विशाल ने कुणाल और रोशनी से बदला लिया? तो स्केच वाला आदमी कौन था जिसने 3 महीने पहले कुणाल को उसके ऑफिस में जाकर पीटा था? इस विशाल के बारे में सब कुछ पता करो। ओके सर। दीप्ति क्या कर रही हो? ओफो, शादी हुई हमारी, अब किस बात का डर? नहीं नहीं, मैं वो जरा लगता है फर्स्ट नाइट की नर्वसनेस है, मैं भी दूर कर देती हूँ। Let's play a game. रोशनी का पहला पति विशाल आगरा से गायब है सर। इसका फोन भी बंद है। तो क्या वाकई विशाल इस क्राइम में इन्वॉल्व है? मालूम करो ये कहाँ गायब है। जी सर। और एक बात, मैं रजिस्ट्रार से मिला तो पता चला कि कुणाल का घर 2 महीने पहले इसकी बीवी रोशनी के नाम पे हो गया। ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि कुणाल का वो घर तो पुश्तैनी घर है, तो कुणाल की माँ के रहते हुए वो घर उसकी बीवी के नाम कैसे हो सकता है? इतना ही नहीं सर, वो घर फास्ट कैपिटल नाम की फाइनेंस कंपनी के पास गिरवी रखा हुआ है। रोशनी ने उस घर पे 50 लाख का मॉर्गेज लोन लिया था। वो पैसा उसके अकाउंट में आया और 3-4 दिन के बाद ये सारा पैसा विड्रॉ कर लिया गया। कहीं ये पूरी फैमिली किसी धोखाधड़ी का शिकार तो नहीं हुई? सर हमें सर, समर्थ को किसने मॉलेस्ट किया था इसके बारे में तो कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन इस कोच रावत का एक पुराना इतिहास पता चला है। 2 साल पहले गुड़गांव के गर्ल्स कॉलेज में कोच हुआ करता था। वहां पर कई लड़कियों ने इस पर मॉलेस्टेशन के चार्ज लगाए थे। सर मैंने कुछ नहीं किया सर मैंने कुछ सर बोल, चुप क्यों हो गए? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। तूने क्या किया क्या नहीं किया, तेरा पूरा कच्चा चिट्ठा हमारे सामने है। सिर्फ समर्थ ही नहीं, तेरे स्कूल का एक और लड़का है रोहन,
उसे भी तुमने कैप्टन बनने का झांसा दिया था ना? सिर्फ ये 2 ही नहीं, और भी बच्चे होंगे। अब तेरे सारे कांड बाहर आएंगे। नहीं सर, रोहन झूठ बोल रहा है सर। बल्कि सर मैंने नहीं, रोहन ने समर्थ को मॉलिश किया है। रोहन, छोड़ो इसे! निकला सर, निकला। तो रोहन के बारे में तुमने पहले क्यों नहीं बताया? सर वो रोहन का बाप बहुत पावरफुल है सर। सर वो समर्थ पे तब से खुंदक खा के बैठा है जब समर्थ ने रोहन की टांग तोड़ी थी। मेरी बेटी के साथ रेप किया तूने, बहुत लंबा अंदर जाएगा तू। बिंदी, ये क्या है? ऐसे क्या देख रहा है बुड्ढे? तूने मुझे पहचानने में ना गलती कर दी। अब एक काम कर, अपनी सारी धन दौलत और प्रॉपर्टी ना मेरे नाम पे कर दे, वरना मैं तुझे रेप के चार्जेस में फंसा दूंगा। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। मैंने तुम्हें प्यार किया और तुम इसे तो हार्ट अटैक आ गया। अब क्या करें इसका? हॉस्पिटल लेके चलते हैं, चलो चलो। मुझे पता चला कि आप मुझे आगरा में ढूंढ रहे हैं। मैं लखनऊ गया हुआ था किसी काम से। बताइए क्या बात है? रोशनी आपकी बीवी थी? मुझे पता है कि आप क्या जानना चाहते हैं। हाँ, मैं रोशनी से नफरत करता था, और केवल रोशनी से ही नहीं, कुणाल से भी नफरत करता था। कुणाल और रोशनी के साथ मेरी बेटी दीप्ति भी रहती थी। मैं अपनी बेटी को क्यों मारूंगा? और दीप्ति को खोकर मैं पहले से ही सकते में था। उस रोशनी ने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया। इन पिछले 14 सालों में आप कभी भी अपनी बेटी दीप्ति से मिले थे? दीप्ति से तो क्या, मैं कुणाल और रोशनी से भी इन 14 सालों में कभी नहीं मिला, और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो लोग रहते कहाँ पर है। एग्जैक्टली, यही पता करने के लिए तो इस आदमी को भेजा था कुणाल के ऑफिस में। इनफ इंस्पेक्टर, अगर आपके पास कोई सबूत हो ना तो मुझसे बात कीजिएगा। मेरा किसी क्राइम में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फिलहाल जा सकते हो, लेकिन याद रखना, गायब होने की गलती मत करना, वरना पछताओगे। नजर रखो इस पे। शर्मा फैमिली का कत्ल 8 बोर की पिस्टल से हुआ था। पता करो इसके जानने वालों में कौन ऐसा है जिसे 8 बोर की पिस्टल प्रोवाइड करवा सकता है। सर, हाँ, कर रहा हूं तुम्हारा काम। अभी फोन काटो, मेरा ध्यान टूटता है। ये फाइल अभी भिजवा दो। सर, कुणाल को जिस आदमी ने ऑफिस में जाके पीटा था, फरीदाबाद थाने से उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मिला। सतीश जोगी नाम है इसका। ड्रग पेडलिंग के जुर्म में अरेस्ट भी हो चुका है। सतीश जोगी कहाँ है आजकल? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। तूने कुछ नहीं किया? हाँ, तो कुणाल के ऑफिस में जाकर उसे धमकाता क्यों था? उसके साथ झगड़ा क्यों करता था? और तो कुणाल का एड्रेस क्यों पता कर रहा था? क्या नफरत थी तेरी उससे? कोई नफरत नहीं थी सर मेरी उससे। कुणाल एक इवेंट ऑर्गेनाइज वाली कंपनी शुरू करने वाला था। उसमें पैसा इन्वेस्ट किया था मैंने, मेरा शेयर लगा था उसमें। लेकिन फिर ड्रग के केस में मैं अंदर चला गया, और बाहर आने पर कुणाल मुझसे पल्ला झाड़ने लगा। देख सतीश, अगर मुझे पहले पता होता ना कि तू गलत धंधा करता था, तो मैं कभी भी तुझसे उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करवाता। और वैसे भी तेरे अंदर होते ही मैंने उस इवेंट कंपनी को स्टार्ट करने का आइडिया ड्रॉप कर दिया था। अरे लेकिन पैसा तो मैंने लगाया ना उस कंपनी में, वो कौन देगा? हाँ तो दे दूंगा, वैसे भी मैं पाप की कमाई नहीं रखता हूँ। कुणाल तेरे पैसे नहीं दे रहा था, इसलिए तूने कुणाल और उसकी पूरी फैमिली को। मैंने कुछ नहीं किया सर, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। सर, ये सतीश जोगी भी कुछ नहीं उगल रहा है। हाँ, लेकिन ये बोल रहा है कि कुणाल इवेंट कंपनी खोलने वाला था। कुणाल विशाल का बिजनेस पार्टनर भी था और इतनी बड़ी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट था। फिर भी जब कुणाल ने अपना पुश्तैनी मकान अपनी बीवी रोशनी का नाम किया, तो रोशनी ने वह मकान गिरवी रखा और 50 लाख का लोन उठाया। लोन की रकम गायब। ये सब कुछ बहुत अटपटा लग रहा है। सर, हम दीप्ति की दोस्त नताशा पर नजर बनाए हुए हैं। वो अक्सर इस योगेश नाम के लड़के से मिला करती है। सर, ये योगेश एक मॉडल कोऑर्डिनेटर है, साकेत में ऑफिस है इसका।
पता चला है कि दीप्ति अक्सर इसके साकेत वाले ऑफिस में जाया करती थी। तो कैसे योगेश ने दीप्ति को झांसा दिया होगा? कैसे योगेश और नताशा की दोस्ती का क्या राज? सर ये योगेश दीप्ति को अक्सर एक होटल में ले जाया करता है और इसके अलावा भी इसके कई लड़कियों से अफेयर। सर मैं मानता हूं कि मैंने दीप्ति को एक मॉडलिंग असाइनमेंट दिलवाया था, लेकिन उसकी पूरी फैमिली मारी गई, तो इसमें मेरा क्या कसूर है सर? तो क्या करता है सब पता कर लिया हमने। तो ये बता कि 16 सितंबर को दीप्ति को होटल में क्यों बुलाया था? लो ड्रिंक लो और आराम से बैठो, डायरेक्टर साहब आते ही होंगे अभी। मैं देखता हूँ। क्या कर रहा मेरी बेटी के साथ? कौन है? पापा चुप कर तू जानते नहीं ऐसे लड़कों को, मैं अच्छे से जानता हूँ। बोल कैमरा कहाँ लगा रखा है? अरे अंकल, अंकल क्या कर रहे हैं? कैमरा कहाँ लगा रखा है तूने? अरे ऐसा कुछ नहीं है, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। होटल के स्टाफ ने सब बता दिया। दीप्ति के फादर कुणाल तुझे अंदर करवाने वाले थे, इसलिए तूने उनकी पूरी फैमिली नहीं सर, ऐसा नहीं है। उल्टा सर, दीप्ति के फादर को भी मुझे लेकर गलतफहमी थी। सर नताशा ने दीप्ति के फादर को वहां भेजा था उसे एल्बम से निकलवाने के लिए, ताकि उसका खुद का चांस लग जाए, और इसलिए दोनों के बीच झगड़ा हुआ था सर। कल कहा थी तू? नहीं, मैं तो यही थी। तू मेरे पापा के कान भर के मेरा पत्ता साफ करना चाहती है? मैंने कभी ऐसा नहीं। मुझे तो सिर्फ मॉडल से मतलब था। दीप्ति के फादर उसे रोक रहे थे, इसलिए वो रोल में नताशा को दिलवा रहा था। रोल दिलवा रहे थे या? सर वो अपनी मर्जी से मेरे साथ रिलेशन में थी, लेकिन सर दीप्ति से उसके बहुत चिढ़ थी, और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता सर, मैं सच कह रहा हूं। ये योगेश बहुत पहुंची हुई चीज है सर, इसकी बात का भरोसा नहीं कर सकते। नताशा एक टीनेजर गर्ल है, इतना बड़ा कांड कैसे कर सकती है? इसकी उम्र पे मत जाओ, ये आजकल के टीनेजर बच्चे जेलसी वेलसी के चक्कर में किसी भी हद तक जा सकते हैं। मत भूलो इसका गलत आदमी से कनेक्शन था, और इसने अपने टीचर संदीप पे भी शक जताया था। सर हमें हमारी खबरियों से इस हिस्ट्री शीटर तेजस्वी के बारे में मालूम चला है। ये इलीगल आर्म डीलिंग के धंधे में आगरा का रहने वाला है। आगरा? विशाल भी आगरा का रहने वाला है। इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन? नहीं सर, अभी तक तो ऐसा कोई कनेक्शन सामने नहीं आया, लेकिन हमारी खबरें श्योर है कि जिस तरीके की पिस्टल से शर्मा फैमिली के मेंबर्स को मारा गया था, वैसी पिस्टल ये तेजस्वी सप्लाई कर सकता है। और सर ये काफ़ी टाइम से अंडरग्राउंड भी। पता करो कहाँ अंडरग्राउंड है, और विशाल को बुलाओ। इस बार ज़रा उससे अच्छे से बातचीत करनी पड़ेगी। सर मैं किसी तेजस्वी को नहीं जानता, और अगर वो आगरा का रहने वाला है तो क्या वो मेरा आदमी हो गया? आगरा में आपके कामों की पूरी फहरिस्त है हमारे पास, सारे कारनामे जानते हैं। काम तो प्रॉपर्टी डीलर का है, लेकिन प्रॉपर्टी खाली करवाने के लिए गुंडे भेजते हो ना। कौन से गुंडे? और कोई सबूत है आपके पास? कहाँ है मेरा बेटा? आप लोग मेरे बेटे को उठा के लाए हो ना? क्या बोल रहे हैं? कहाँ है मेरा बेटा? झूठ मत बोलो, मुझे पता है मेरा बेटा। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं आप? झूठ मत बोलो, मुझे पता है आराम से अंदर है। आप आराम से बात कीजिए। अंदर क्यों उठा के लाए मेरे बेटे को? क्या हुआ? एक तो गलत तरीके से मेरे बेटे को गायब कर दिया, और झूठा रिमांड लेकर के उससे गुनाह कबूल करवाना चाहते हैं। आपको गलत कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मुझे पता है मेरा बेटा अंदर है। मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं मीडिया में जाऊंगा। मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को, बता रहा हूँ। मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को, मैं मीडिया में जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ। पक्का ये ड्रामा कर रहा है, किसी ने अपने बेटे को गायब किया होगा। पता करो रोहन कहाँ। ओके सर। सर वो झूठे एलिगेशन लगा रहे हैं हम पे। सर मुझे तो शक है कि सर 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 प्लीज सर प्लीज मुझे एक हफ्ते का टाइम दीजिए सर। वी आर वेरी क्लोज सर। ओके सर, जय सर। सर उस रोहन का कहीं पता नहीं चल रहा सर, पता नहीं कहाँ गायब हो गया, और ना ही उस इलीगल आर्म डीलर तेजस्वी का। अब ये केस हमारे हाथ से निकल चुका है। एसपी सर का फोन था, उनका कहना है कि अब इस केस को एसआईटी सॉल्व करेगी। वी आर नो मोर इन दिस केस। इस केस की जांच के लिए सिर्फ एसआईटी का गठन ही नहीं हुआ, बाद में सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी भी इस केस में आई थी, लेकिन जांच का दायरा कभी नहीं बदला। पहली जांच में सामने आए सस्पेक्ट्स दूसरी और तीसरी जांच में बढ़ जरूर गए,
लेकिन असली गुनहगार को कभी कोई जीरो डाउन नहीं कर पाया। धीरे धीरे ये केस बिना किसी नतीजे के ठंडे बस्ते में चला गया। ये केस साल 2000 में आया था और साल 2019-20 आते आते इस केस को हर कोई भूल चुका था। लेकिन इस केस को अब एक नई शोहरत मिलने वाली थी। जिस सरगर्मी से ये केस 20 साल पहले शुरू हुआ था, उतनी ही गर्मजोशी से इस केस का 20 साल बाद फिर से एक नया आगाज होने वाला था। अरे भाई क्या कर रही हो मधु? आपको तो अपनी ड्यूटी से फुर्सत ही नहीं है। हर साल कहते हैं घुमाने लेकर जाएंगे, लेकिन लेके जाते ही नहीं है। इसलिए हमारे पुराने ट्रिप की फोटोज देख रही हूँ। चलो भाई, अच्छा ही है कि तुम तो पुरानी यादें संभाल रही हो। एक मिनट। क्या हुआ? मधु, हम जैसलमेर तो 2002 में गए थे ना? हाँ, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं, आके बताता हूं। हेलो, जैन सर। सर मैं अमर सक्सेना बोल रहा हूँ। हाँ अमर, बड़े सालों बाद फोन किया। सर आपको शर्मा फैमिली वाला वो केस याद है जिसमें 5 फैमिली मेंबर्स को मार के जला दिया गया था? हाँ, ऑफ कोर्स याद है। बात क्या है? सर अगर आप उस केस को रीओपन करवा सकते हैं तो प्लीज करवाइए सर। मुझे एक स्ट्रॉन्ग लीड मिला है। ओके। रमा, ये सरिता जी क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने इस केस पर बड़ी तफसील से काम किया। सर अब अगर ये हमारे शो में आएंगी तो हमारे शो की एनर्जी बिल्कुल अलग ही हो जाएगी। होप सो। लेकिन स्कल्प्टर सर, ये संतराज शब्दों को शक्ल देने में माहिर है। सरिता जी। सर मेरी ब्रीफिंग तैयार है। इस केस को स्टडी करने के बाद जितना मैं क्रिमिनल की मनोदशा को समझ पाई हूँ, उसके अकॉर्डिंग क्राइम करने के बाद वो अगर गायब भी हुआ होगा तो तकरीबन 50 किलोमीटर के दायरे में कहीं रह रहा होगा। और मौजूदा वक्त में वो कैसा दिखता है इसका भी मैंने ब्रीफ रेडी कर लिया। लेकिन आपके शब्दों को शक्ल देने के लिए मुझे वक्त लगेगा। आपके पास जो भी ब्रीफ तैयार है रिकॉर्ड करके दे दीजिए। जी। कितना वक्त लगेगा? कह नहीं सकता। कलाकार कल कल करते हुए सरिया बिता देता है और कलाकृति बनती नहीं। कलाकार साहब, आपके पास वक्त की कमी नहीं होगी, पर हम कानून के रखवाले हैं। हमें इंसाफ दिलाना होता है। ये शो अगले 14 दिनों में टेलीकास्ट होगा, तब तक सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। जी। हम आज हमारे शो में पहली बार लाइव आकर एक क्रिमिनल की तलाश करने वाले हैं। ऐसा आज तक पहले किसी क्राइम शो में नहीं हुआ है। और हमारी आज की स्पेशल गेस्ट हैं क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट सरिता सचदेवा जी, जिन्होंने 20 साल पहले गायब हुए एक क्रिमिनल की ऐसी रुखरेखा तैयार करी है जिसे हमारे स्कल्प्टर संतराज जी ने एक मूर्ति में गढ़ा है। इसके पीछे उसी क्रिमिनल का चेहरा छुपा है जो 20 साल पहले हुए शर्मा फैमिली मर्डर केस का प्राइम सस्पेक्ट है। एक मिनट, ये अभी पूरा नहीं हुआ है संतराज जी। जैसी इस क्रिमिनल की मनोदशा थी, आज 20 साल के बाद वो अपनी आईसाइट लूज कर चुका होगा। वो स्पेक्स पहनता होगा। नहीं, उस माइंडसेट वाला क्रिमिनल इस तरह का फ्रेम कभी यूज नहीं करेगा। वो ब्लैक थिक फ्रेम यूज करेगा। परफेक्ट। ध्यान से देखिए, यही है वो क्रिमिनल जो शायद आजकल आपके आसपास, आपके गली मोहल्ले या सोसाइटी में या ऑफिस में हो। अगर आपने ऐसे दिखने वाले किसी भी शख्स को कहीं देखा है या जानते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर तुरंत हमें कांटेक्ट कीजिए। हेलो, आपने शो में जिस आदमी की मूर्ति दिखाई है वैसे ही एक आदमी को मैं जानती हूँ। सर, वो धोखेबाज यही रहता है।
मुकुंद श्रीवास्तव और कुणाल शर्मा, बहुत लंबा इंतजार करवाया तूने। 20 साल। 20 साल पहले अगर डीएनए प्रोफाइलिंग कर पाना मुमकिन होता तो ये केस 20 साल तक अनसॉल्व ना रहता। खैर, उन 5 बॉडीज के रिमेन्स आज भी प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। उनमें से तुम्हारी माँ उमा जी के डीएनए को तुम्हारे डीएनए से मैच करके देखेंगे, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उम्र के आखिरी पड़ाव में हो। बोलो, सच क्या है? मैं बहुत बड़ा रईस बनना चाहता था। बहुत बड़ी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट होने के बावजूद भी मैं कई बिजनेस करना चाहता था। इसलिए मैं अपना सेविंग्स को कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देता या कभी किसी नए बिजनेस में, लेकिन मेरा पैसा डूबता ही चला गया। बहुत बड़े कर्ज में आ गया मैं। कई लेनदार मेरे कर्ज की वजह से मेरा घर ना हड़प लें। इसलिए घबरा कर मैं घर अपनी बीवी के नाम कर दिया मैंने। और तुम्हारी बीवी रोशनी ने उस घर को गिरवी रखकर 50 लाख का लोन लिया था। वो लोन की रकम कहाँ गई? उसी 50 लाख से मैंने अपना काफ़ी कर्ज चुकाया, लेकिन फिर भी काफ़ी कर्ज बचा रह गया। मैं बहुत तंग हो गया था। मैंने सोचा कहीं मेरी वजह से मेरे परिवार की खुशहाली न छिन जाए, वो सड़क पे ना आ जाए। तभी मैंने फैसला किया कि मैं अपने परिवार को मार दूं, तो कम से कम ऊपर वाला उन्हें स्वर्ग तो देगा। और उन्हें मारने के लिए तूने पिस्तौल तेजस्वी से खरीदी थी। मैं विशाल के साथ काम करता था, तभी मेरी मुलाकात तेजस्वी से हुई थी। हत्या से 15 दिन पहले तेजस्वी ने मेरे लिए पिस्तौल का इंतजाम किया था। पैसे? ये क्या, ये तो आधे पैसे? 15 दिन के बाद बाकी का भी दे दूंगा, फिलहाल इतना ही। फिर 15 दिन बाद तेजस्वी मुझसे पैसे लेने आने वाला था। मैंने तय किया कि उसी दिन मैं अपने परिवार को उस दिन सबको मार के मैं तेजस्वी का इंतजार करता रहा। तो तूने अपनी जगह तेजस्वी को मार दी? हाँ, मैंने एक एक कर सारी लाशें जला दी और खून साफ करके घर में मौजूद सारी फोटोएं लेकर के मैं भाग गया। जगह जगह मैं बहुत भटका। आखिरकार मैंने अपनी नई पहचान बना ली, मुकुंद श्रीवास्तव। मैंने एक छोटी सी नौकरी पकड़ी और साइड में अपना बिजनेस शुरू कर दिया। वहीं से मेरी किस्मत का चक्का चल पड़ा। लेकिन मैं अकेला था। विनती आई, मेरी पत्नी, लेकिन उसे मुझसे नहीं मेरी दौलत से प्यार था, इसलिए मुझे पकड़वाया। बहुत कमीनी थी वो। सबसे बड़ा कमीना तो तू है। कमीना और खुदगर्ज, जिसने अपनी पूरी फैमिली को मार दिया। अपनी बीवी को, अपने छोटे छोटे बच्चों को, यहां तक कि अपनी मां को भी। सिर्फ मारा ही नहीं, उन्हें पूरी तरह से जला दिया। तेरे पाप इतने घिनौने हैं ना, तुझे नर्क से भी धक्के मारकर बाहर निकाला जाएगा। क्यों? मिलेगा, मुझे भी स्वर्ग मिलेगा। और मैं स्वर्ग जाऊंगा तो वहां मुझे मेरा परिवार मिलेगा, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, सब मिलेंगे मुझे वहां। क्यों नहीं मिलेंगे? स्वर्ग की कल्पना हो या एक बेहतर जीवन के सपने, हम अक्सर आने वाले कल को अपने आज से बेहतर बनाना चाहते हैं। हर किसी को कुछ न कुछ चाहिए जो उसे मिल नहीं रहा। माना हमें अपनी उम्मीदें हमेशा जिंदा रखनी चाहिए, लेकिन किसी और को नाउम्मीद करके, किसी और की खुशियां रौंद के, उनकी लाशें बिछा के हम कभी किसी कामयाबी की सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। गुनाह की अंधी गली में आगे कोई मकाम नहीं होता, सिर्फ डेड एंड होता है। एक अंतहीन सजा होती है।
और कभी न खत्म होने वाला आत्मविलाप होता है। इन्हीं विचारों के साथ अब मैं रेणुका शाहने आपसे विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे ऐसी एक कहानी के साथ जो रखेगी आपको सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।